हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक्स। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक्स का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने वो वीडियो अगर ना देखी हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारी वीडियोज़ लाइन वाइज पड़ी हुई हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा टाइटल से, उसमें दिख जाएगा आपको पार्ट 1 पार्ट 2। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी लाइन वाइज। वहाँ से पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो है 10-10 मिनट की, वहाँ से अच्छे से पूरी कवर कर लो। ओके, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुरानी वीडियोस को पहले देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक्स के टॉपिक जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। तो एकदम से मिडिल में देखने लगोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देखो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखो, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, उनके नेम्स भी, उनके क्लासिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। और वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। Alcohol and phenol consist of two parts, an alkyl or aryl group and a hydroxyl group. The properties of alcohol phenols are chiefly due to the hydroxyl group. The nature of alkyl allyl group simply modify their properties. देखो, मेन प्रॉपर्टीज जो मेन चेंज आता है ना अल्कोहल में, वो उनके ग्रुप के कारण आता है। जो भी वो डिफरेंट नेचर शो करते हैं, उनका जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसके कारण। देखो, फिनॉल में तो क्या है, अराइल ग्रुप लगा था, बेंजीन रिंग सर्कुलर लगी हुई है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एल्काइल नॉर्मल कार्बन चेन है, तो वहाँ से हो जाएगा एक तरीके का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज इन वन डेर वाल्स फोर्सेस. In alcohols, the boiling point decreases with increase of branching in carbon chain because decrease in van der Waals forces with decrease in surface area. देखो, सिंपली सब कुछ लिखा हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल और फिनॉल्स का, वो इंक्रीज करता है। अगर आप कार्बन चेन को इंक्रीज कर दोगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, जो भी आप अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है, या फिनॉल जो भी ले रहे हो। भाई, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए लेकिन स्ट्रेट चेन में बढ़ रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये वन डेर वाल्स फोर्सेस लगते हैं ना आपस में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी वन डेर वाल्स फोर्सेस हम लोग पढ़ते, क्लास 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें वन डेर वाल्स फोर्सेस लगते हैं इनके बीच में। और अगर लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, अब जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 कार्बन की चेन है ये, ठीक है, ये 5 कार्बन की चेन है, फिर OH ग्रुप लगा हुआ है, एक आ गया 5 कार्बन का ब्रांच वाला कंपाउंड, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो नॉर्मल चेन होती है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वही ब्रांचिंग हो जाए। ब्रांचिंग के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि ब्रांचिंग डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है। जो वन डेर वाल्स फोर्सेस होता है वो मेनली सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है, कितना एरिया कवर कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल, उसके अकॉर्डिंग उसका फोर्स होता है। लेकिन जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो इनके बीच का वन डेर वाल्स फोर्स भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब इनके बीच में अल्कोहल्स और फिनॉल्स में ना ये OH ग्रुप लगा होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और H है या FNO जो भी होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के बीच में क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नज़र आती है। तो इसके कारण जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स हैं उनको ईजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर उनका कोई भी, आप लोग ये देखो मिक्सचर पूरा दिख रहा है, तो इसमें देखो OH, ये ROH एक अल्कोहल है, ठीक है, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है इस वाले अल्कोहल का, वो दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, पिंक कलर से दिखा रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही फिनॉल्स में भी हो रहा है, ठीक है, आपस में लिंक्ड है। फिनॉल्स में देखो एराइल और एल्काइल के बीच में भी हो रहा है, सिर्फ एल्काइल एल्काइल में हो रहा है, और सिर्फ एराइल में हो रहा है, और एल्काइल और एराइल के बीच में भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी कंपाउंड से कंपेयर करो, जैसे कीटोन्स है, कीटोन्स ले लो,
सॉरी वो क्या ले लो, एल्डिहाइड्स ले लो या और हेलो एल्केन्स ले लो, हेलो एरीन्स ले लो, ठीक है। सेम मॉलिकुलर मास का आप कंपाउंड लो, ठीक है। हेलो एल्केन लिया, हेलो एरीन लिया, सेम मॉलिकुलर मास का ही आपने एक एल्कोहल वाला कंपाउंड ले लिया, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, अल्कोहल्स वाले कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनको ईजिली बॉयल नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर वाइडली। देखो ये इथेनॉल है, ठीक है, OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल हो गया, और प्रोपेन, दोनों का मास लगभग सेम होता है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ बिटवीन टू बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब मिथॉक्सी यहाँ पे वो दूसरा ऑक्सी ग्रुप लग गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। बस आप मेन चीज़ इतना याद रखिएगा कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो मॉलिकुलर मास किसका यहाँ पे दे रखा हुआ है, 46 दे रखा है इथेनॉल का, मिथॉक्सी मीथेन का भी 46 दे रखा है, और प्रोपेन का 44 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे कौन सा इसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर 351 केल्विन दे रखा है, इसका 248 और इसका 243, ठीक है। सबका मास देखो बिल्कुल सेम है अप्रॉक्स, लेकिन इनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट के। तो हायर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in which lacking in ether and hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स और ईथर में नहीं होती है, और लेकिन एल्कोहल्स में और फिनॉल्स में होती है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल आपके में दिया है, ये तो बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए ये पिक्चर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का, फिर ऑक्सी ग्रुप का यहाँ पे लगा हुआ है, और लास्ट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आ जाओ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे भी फर्क डालेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल in water is due to their ability to form hydrogen bonding with water molecule. The solubility decreases with the increase in alkyl and aryl group. Several of the lower molecular masses alcohols are miscible with water in all proportion। देखो जो एल्कोहल्स और फिनॉल की सॉलिबिलिटी है वाटर में, वो किसके कारण है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और वैसे तो सारे एल्कोहल फिनॉल सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर उनकी ग्रुप इंक्रीज हो जाए, जो भी एल्काइल ग्रुप या जो भी अराइल ग्रुप लगा हुआ है उसमें, ठीक है, जितने भी कार्बन की चेन लगी हुई है वो इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है उसकी वाटर के साथ। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो लोअर मॉलिकुलर मासेस, मतलब जिसमें कम कार्बन के ग्रुप लगे हुए हैं, वो वाले एल्कोहल हैं, वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं वाटर में सभी प्रोपोर्शंस में, ठीक है। कितना भी ले लो, कम ले लो, ज़्यादा ले लो, सब में, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, इनकी मतलब 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं कोई भी कंपाउंड है, जो भी ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले उनका प्रिपरेशन, उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल हो गई, उनकी प्रिपरेशन हो गई, अब आते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस पे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अब देखो, alcohols are versatile compound. They react both with nucleophiles and electrophiles. The bond between OH is broken when alcohol react as nucleophile. अब देखो, एक बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है अल्कोहल, दोनों तरीके से एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स देने का भी काम करता है और इलेक्ट्रॉन्स लेने का भी काम करता है। और जब OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है, मतलब कार्बन की चेन है, ये कार्बन और उसमें लगा हुआ OH ग्रुप, ठीक है। जब ये OH ग्रुप टूटता है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है? देखो जस्ट अ मिनट, OH ग्रुप यहाँ पे, ये वाला नहीं, OH ग्रुप की बात हो रही है। देखो यहाँ पे तो ये, जैसे ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है और ये OH, ठीक है। जब ये वाला कार्बन टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का कार्बन टूटेगा, ठीक है, तो ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे किसकी तरीके का एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल, एन लिख रही हूँ। लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है यहाँ पे का, तो ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कैसे एक्ट करता है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, कब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है?
ये देखो ROH लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो उसने एक कार्बोकैटायन को, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स, तो O ने अपने लोन पेयर कार्बन को डोनेट किए, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो गया आके, ठीक है। जब ऑक्सीजन, अब देखो जब यहाँ पे ये कार्बन के साथ अटैच हो गया आके ऑक्सीजन, तो एक तरीके से ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ था, एक R के साथ बना हुआ था, एक H के साथ बना हुआ, मतलब एक कार्बन के साथ हो जाता, तो ये 3 बॉन्ड्स तो बना नहीं सकता, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपना H के साथ वाला बॉन्ड तोड़ देता है, तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है और RO कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाता है। समझ में आ गया। तो और नेक्स्ट, ये तो हो गया जब OH बॉन्ड टूटा, तो ये किसकी तरह एक्ट हुआ, न्यूक्लियोफाइल की तरह, मतलब इसने एक कार्बोकैटायन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए। लेकिन जब CO बॉन्ड टूटता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, तब वो एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब तब उसको क्या चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने वाली कोई स्पीसीज उसके ऊपर अटैक करेगी, तब वो वहां से रिमूव होता है। अब देखो कैसे, ये देखो RCH2OH, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास आया H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, जैसे इसको वाटर में डालो तो वाटर से H पॉजिटिव OH नेगेटिव रिलीज होता है, ठीक है, वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं एक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हुआ, जैसे, ठीक है, यहाँ पे OH2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसने अपने एक लोन पेयर डोनेट किए होते हैं एक हाइड्रोजन को, इसके कारण इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब दूसरा फिर क्या होता है, एक ये देखो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज आया Br नेगेटिव, इसने अपने क्या दिए हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और वाटर रिलीज हो जाता है, और Br यहाँ पे CH2 के साथ अटैच हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जो अल्कोहल है वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये आपसे पूछा तो नहीं जाएगा मेनली, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने समझा दिया। अब बेस्ड ऑन द क्लीवेज, वो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब आगे आ जाओ। अब देखो डिफरेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। समझ लो, अगर OH बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या रिएक्शन होती है उसको देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल, कि वो एसिडिटी मतलब एसिडिक होते हैं नेचर में, जब वो अपना H+ देंगे। देखो कोई भी कंपाउंड को हम एसिड कब कहते हैं, जब वो अपना H पॉजिटिव देता है, ये बेसिक नेचर तो पता ही होगा कि जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड की तरह एक्ट करता है, जो OH नेगेटिव देता है वो बेस की तरह एक्ट करता है। तो अल्कोहल के पास एक H पॉजिटिव है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो इसका मतलब वो H पॉजिटिव दे रहा है, तो इस तरीके से उसमें कुछ एसिडिक नेचर होगा। तो ये जो पहली रिएक्शन है वो हम लोग चेक करेंगे अल्कोहल्स और फिनॉल की एसिडिटी को। अब देखो रिएक्शंस विद मेटल, alcohol and phenols react with active metals such as sodium, potassium, aluminium to yield the corresponding haloxide, phenoxide and hydrogen। देखो यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको एक्टिव मेटल्स कहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ रिएक्ट करता है और इनकी क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक आपने कंपाउंड लिया है, मतलब कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो सकती है, OH ग्रुप अटैच है, तो ये है मेटल। मेटल क्या करता है, एसिड से H पॉजिटिव रिमूव करवाता है यहाँ पे, ठीक है। 2 लिए हमने मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से 2 H रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि OH के बीच का बॉन्ड टूटना है, ये वाला 2 H रिलीज हो गया, H2 बन गया, और 2 Na थे वो आके यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है। मैकेनिज्म मत पढ़ो, अभी मेन रिएक्शन पे ध्यान दो। तो ये RONA सोडियम का ऑक्साइड ग्रुप बन गया, ठीक है, ये ग्रुप, इसको कहते हैं एल्कोक्साइड, और ये सोडियम मेटल लगा हुआ है इसलिए। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमने 2 एल्यूमिनियम लिए, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, +3, तो यहाँ पे अगर 1 एल्यूमिनियम लेते तो यहाँ पे 3 CH3 लेने पड़ते, क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, जब H यहाँ से एक H रिमूव होगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा एक तरीके से, ठीक है।
उस पर मैकेनिज्म अभी मैं नहीं एक्सप्लेन करती हूँ, बस नॉर्मली बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये +3 वैलेंसी होती है, इसलिए इस कारण यहाँ पे 6 लेने पड़ते हैं, 3 2 6 हो जाता है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, फिर से वही होगा, यहाँ से ये H रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, 6 H रिलीज हो जाएंगे, तो ये 3 H2O गैस रिलीज हो गई, 3 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आके Al ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल था, ठीक है, और ये एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड बन गया, ठीक है। जो मेटल होता है उसका नेम आगे आ जाता है, और बाकी फुल नेम आप लोग पीछे एज अ सफिक्स यूज कर सकते हैं। अब देखो फिनॉल के साथ ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। यहाँ पे फिनॉल लिया, फिनॉल में भी क्या है, OH बॉन्ड जो है वो टूट गया, OH बॉन्ड जब टूटा तो H रिमूव हो गया, H2 गैस के फॉर्म में, और यहाँ पे आके सोडियम मेटल जुड़ गया, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 2 तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड बना सकते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बहुत सी रिएक्शंस में आगे यूज होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एक तो डायरेक्ट हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई फिनॉल की, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। दूसरा, अगर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एज अ बेस काम करता है, फिनॉल एज एन एसिड काम करता है। तो क्या होता है, बेस से OH रिमूव हो जाता है और फिनॉल एसिड से H रिमूव हो जाता है, वाटर बन जाता है, तो ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये एसिडिक है नेचर में, क्योंकि ये H+ दे रहा है, और ये NaOH तो आपको पता है बेस होता है, तो HOH मिलकर वाटर रिमूव हो गया, साथ में ये सॉल्ट बन जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड एक तरीके का सॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द अबव रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। In fact, alcohols and phenols are Bronsted acid. They can donate a proton to a stronger base. Base, अब देखो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के एसिड्स और बेस पढ़ते हैं क्लास 11th में। आप लोगों ने पढ़े होंगे लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। ये 11th का टॉपिक है, उसको नहीं टच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये जो अल्कोहल और फिनॉल है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। प्रोटॉन का मतलब H+ दे रहे हैं, किसको, एक स्ट्रॉन्ग बेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने ये वाला बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का, तो ये बेस को H दे देते हैं, ठीक है। एक तरीके से बेस को इसने H दे दिया, क्योंकि बेस के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं, वो लोन पेयर H+ को डोनेट करता है और उसके साथ कंपाउंड बनाता है, जिसे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। बेस के साथ जब H+ जुड़ जाता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, और एसिड जो अपना H+ दे देता है वो कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। तो एक तरीके से इस रिएक्शन में आप लोग ये भी कह सकते हैं, ये जो बेस है, ये बेस, यहाँ पे बेस को इसकी तरह एक्ट नहीं कराएंगे, यहाँ पे ये जो आपका बना ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड, और ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा, बस इतना रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, कैसे कैसे आप सोडियम फिनॉक्साइड बना सकते हैं NaOH के साथ रिएक्ट करा के, और डायरेक्ट सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा के भी। अब देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, उसका क्या सीक्वेंस होता है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ओके। So thank you for watching the video. Make sure to subscribe the channel if you are new to the channel, and like the videos, okay. Thank you.